अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज इना शौकत एंड आई एम योर केमिस्ट्री टीचर. In today's lecture, we have to start another type of electrochemical cell, which is galvanic cell. So students, as you know, हम पढ़ रहे हैं हमारा chapter number 7 and in this chapter we have started our topic 7.5 which was related to electrochemical cells. And so far हम discuss कर चुके हैं concept of electrolytes. Then we did discussion about electrolytic cells. हमने देखा उसकी construction और उसकी working in general. Then we discussed electrolysis of water and now we have to discuss second type of electrochemical cells, which is galvanic cell. If you look at the definition of galvanic cell, so you can see that the electrochemical cell in which a spontaneous chemical reaction takes place and generates electric current is called galvanic cell or voltaic cell. Usually जो इसके लिए term use होती है, it is galvanic cell. यही term इसके लिए ज़्यादा use की जा सकती है. यानी कि हम देख सकते हैं कि इस type of cell में आप chemical energy को convert करेंगे into electrical energy. यानी कि आप chemical reactions करवाएंगे और केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में हमें मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी. अब यकीनन इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ही होंगे, यानी कि जो खुद ब खुद होते हैं इटसेल्फ, दे डोंट नीड एनी ड्राइविंग फोर्स, एनी एक्सटर्नल फोर्स. सो ऐसे केमिकल रिएक्शंस होंगे और उनसे हमें मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी. इफ यू टॉक अबाउट देयर एग्जांपल, सो द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल इज Daniell cell. सो चलिए गैल्वेनिक सेल को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ Daniell सेल. सो हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ Daniell सेल. लेट्स स्टार्ट विद इट्स कंस्ट्रक्शन. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज अ सिंपल Daniell सेल and if you look at this clearly, you can see that there are two compartments, there are two chambers. So basically a galvanic cell consists of two cells and each is called as half cell. यानी कि ये होगा एक हाफ सेल और इसी तरह दूसरी साइड पे भी होगा एक हाफ सेल और अकॉर्डिंग टू साइड आप उसे नाम दे सकते हैं. ये होगा लेफ्ट हाफ सेल और आप इसे कह सकते हैं कि ये है राइट हाफ सेल. अब अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन पे गौर करें, सो यू कैन सी दैट देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स. ये दो electrodes हैं which are dipped in the solution. Here we have anode and here we have cathode. अब ये electrodes मुख्तलिफ metals के मिलके बने होंगे. Anode in the Daniell cell, it is basically made up of zinc metal. Symbol for zinc is Zn. और कैथोड बना है यहां कॉपर का. which is Cu. अब कैथोड कॉपर का है और एनोड जिंक का, और ये जिन सॉल्यूशंस में डिप होंगे वो भी इन्हीं मेटल से रिलेटेड होंगे. सो इन दिस राइट हाफ सेल वी विल हैव सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और लेफ्ट हाफ सेल में चूंकि जो इलेक्ट्रोड डिप है, दिस इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ जिंक, तो यहां होगा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. This U-shaped glass rod, this is called as salt bridge. This is made up of glass और इसके एंड पे एक पोरस मटेरियल से इसको बंद किया हुआ होता है. पोरस मटेरियल मतलब उसमें छोटे छोटे सुराख होंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ आयंस माइग्रेट कर सकेंगे. अगर हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ हमारे पास जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो जो आयंस होंगे वो होंगे जिंक और सल्फेट. इसी तरह
इन राइट हाफ सेल वी आर गोइंग टू हैव सल्फेट आयंस, वो तो होंगे ही, और साथ कॉपर आयंस। अब आप कहेंगे कि इस सेल में कोई बैटरी अटैच नहीं है। बेसिकली इस सेल में हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करनी, हमें इलेक्ट्रिसिटी इन रिटर्न मिलेगी, और उसके लिए हम यहाँ कनेक्ट करते हैं एक वोल्ट मीटर जो कि हमें शो करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ रही, और यहाँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा कुछ इस डायरेक्शन में, और यहां पे होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस E माइनस शोज इलेक्ट्रॉन्स, और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स समराइज दिस कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स. Each half cell is having 1 electrode which is dipped in a solution. अब इस solution की भी एक खास बात है, ये जो solution है ये होगा 1 मोलर solution, यानी अगर यहाँ कॉपर सल्फेट की बात हो रही है तो वो होगा 1 मोलर solution ऑफ कॉपर सल्फेट, और जिंक सल्फेट भी होगा उसका 1 मोलर solution. मोलैरिटी कैसे फाइंड करते हैं, 1 मोलर solution कैसे बनाते हैं, ये हम हमारे प्रीवियस चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और 1 मोलर सोल्यूशन ही लेना है आपने जिंक सल्फेट का, और जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बना हुआ है उसको उसी के रिस्पेक्टिव सोल्यूशन में डिप करेंगे और सॉल्ट ब्रिज करेक्ट करेंगे। सॉल्ट ब्रिज का पर्पस ये है कि ये न्यूट्रल रखेगा दोनों सेल्स को, दोनों हाफ्स को, क्योंकि ये अलाउ करेगा माइग्रेशन ऑफ आइंस। यहां से जो आइंस हैं वो इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू मूव कर सकते हैं एक साइड से दूसरी साइड पे, जस्ट टू मेंटेन बैलेंस। ये तो है सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल। अब देखते हैं कि आखिर इसकी वर्किंग कैसे होती है, यहां पे कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे होंगे। डेनियल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक चीज थोड़ी सी ऑपोजिट है। इन डेनियल सेल हम कहते हैं कि एनोड इज नेगेटिवली चार्ज एंड कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखा था कि हम एनोड को पॉजिटिव कह रहे थे क्योंकि वो कनेक्टेड था बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और कैथोड कनेक्टेड था बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। क्योंकि यहाँ बैटरी इन्वॉल्व ही नहीं है, होगी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही, लेकिन बैटरी इन्वॉल्व नहीं है। सो एनोड को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद माइनस साइन। आई होप कि कंस्ट्रक्शन अब क्लियर है और आप इन सारी कंस्ट्रक्शन को अपनी खुद के सेंटेंसेस में लिख सकते हैं। You can simply start with this is having 2 half cells, this is having 2 electrodes, anode, cathode, anode is made up of zinc, cathode is made up of copper and so on. Salt bridge को मेंशन करना, वो ग्लास ट्यूब होती है, वो यू शेप का होता है, ये मेंशन करना आप नहीं भूलेंगे। और एक और बात वो ये है कि सॉल्ट ब्रिज, बेसिकली सॉल्ट ब्रिज में होंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। एक जेली टाइप मटीरियल होगा जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उस ग्लास की ट्यूब के अंदर फिल होंगे, और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करेंगे टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द आयंस। सो आई होप कंस्ट्रक्शन इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द वर्किंग ऑफ डेनियल सेल। टू अंडरस्टैंड वर्किंग हमें जिंक और कॉपर की रिएक्टिविटी का पता होना चाहिए। अगर हम जिंक और कॉपर की रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं तो जिंक मेटल is having tendency to lose electron, यानी कि जिंक की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है कॉपर से ज्यादा। ये है एज कंपेयर टू कॉपर बहुत ज्यादा, मींस जिंक रेडिली लूज करेगी अपने इलेक्ट्रॉन्स को। सो अगर जिंक रेडिली लूज करेगी सो इसका मतलब कि जिस हाफ में जिंक का इलेक्ट्रोड होगा वहां जिंक बनाएगी अपना मेटल आयन, यानी कि जिंक का मेटल आयन बनेगा। हम जानते हैं कि जिंक जब आयन बनाती है तो उसमें 2+ चार्ज आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और जिंक जो इलेक्ट्रोड बनाता है वो है एनोड। सो हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन होगा एट एनोड। सो एट एनोड क्या होगा कि जिंक मेटल is going to turn into zinc ion, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। जिंक मेटल थी सॉलिड फॉर्म में, और इसके जो आयन होंगे वो होंगे उसके एक्वस
सोल्यूशन के अंदर. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एट एनोड. यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस इक्वेशन कि यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ये हो रही है ऑक्सीडेशन. चाहे हमने कहा कि एनोड पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन एनोड पे हमेशा होगी ऑक्सीडेशन, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है एनोड. अब जब एनोड पे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अब ट्रेवल करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वायर. लेट्स मूव ऑन टू आवर प्रीवियस डायग्राम. इफ दिस इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ जिंक मेटल, जिंक मेटल, जिंक मेटल, और जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए. सो जिंक आयन में कन्वर्ट होके आ जाएगा सोल्यूशन फॉर्म में. ये हुआ एक्वस सोल्यूशन की फॉर्म में जिंक आयन. सो ये इलेक्ट्रॉन्स ही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फ्लो करेंगे थ्रू दिस एक्सटर्नल वायर. इसे हम कह सकते हैं एक्सटर्नल वायर भी. अब यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते करते आएंगे कैथोड पे, तो यानी कि अब कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब क्या होगा कि यही इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा कॉपर, और कॉपर जब ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो फिर वो कॉपर मेटल बनाएगा, और फिर वो कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगी इसी कैथोड के ऊपर. चूंकि अब कॉपर आयन नहीं रहेगा, जो कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन अलग हुआ था, अब वो आयन की फॉर्म में नहीं होगा, तो वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा. चलिए लिखते हैं इसे भी हम रिएक्शन फॉर्म में. सो व्हाट इज हैपनिंग एट कैथोड. सो हमने देखा कि एक्सटर्नल वायर से ट्रेवल करके कैथोड पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो इस हाफ में होने क्या वाला है, कॉपर जिस पे 2+ चार्ज था, इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो बन जाएगी जस्ट कॉपर, और कॉपर होगी सॉलिड फॉर्म में, और ये डिपॉजिट हो जाएगी कैथोड के ऊपर. पहले कॉपर आयंस थे इन aqueous form. Now you can see here there is gain of electrons, और gain of electron है तो यहां हो रही है reduction. Oxidation और reduction in terms of another thing भी समझी जा सकती है, जो कि है oxidation state. यहां पे जिंक की oxidation state थी 0, और 0 से हो गई है +2, यानी कि इंक्रीज हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में. और ऑक्सीडेशन स्टेट में जब इंक्रीज आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर में, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है. लुक एट दी कॉपर, कॉपर 2 से चला गया है 0 में, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है कम. देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये भी शो करता है कि यहाँ रिडक्शन हो रही है. अब एनोड होगा हाफ सेल में, तो हम इसे कह सकते हैं कि हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड. ये सारे हाफ सेल रिएक्शंस हैं. So this is the half cell reaction at anode, and this is the half cell reaction at cathode. अब हमें पता चला कि एनोड और कैथोड पे क्या हो रहा है. Let's write overall reaction of the galvanic cell. जो galvanic cell का overall reaction होगा, it must consist of sum of 2 reactions happening in 2 different half cells. So overall reaction लिखने के लिए आपको दोनों हाफ्स में होने वाले रिएक्शंस का सम लिखना है. सो सम कैसे लिखेंगे, एक जगह था जिंक और दूसरी जगह थे कॉपर आयंस, और इसके नतीजे में जिंक कन्वर्ट होगा आयंस में, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, यानी कि जिंक होगा ऑक्सीडाइज और कॉपर होगा रिड्यूस. और जब इसकी स्टेट सिंबल्स को मेंशन करेंगे तो कॉपर है सॉलिड, जिंक आयन वुड बी एक्वस, Cu2+ एक्वस, और प्रीवियसली जो जिंक अवेलेबल था एट एनोड वो था सॉलिड फॉर्म. सो ये जिंक था एनोड पे और ये कॉपर डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पे, एंड दीज रिएक्शंस आर हैपनिंग. जिंक की होगी यहाँ पे
ऑक्सीडेशन और कॉपर की हो रही है रिडक्शन। सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और इस रिडॉक्स रिएक्शन से जब जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल वायर के थ्रू ट्रेवल करेंगे और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो देयर इज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब इलेक्ट्रिक करंट हो गया है प्रोड्यूस, तो हम कह सकते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। नाउ अब देखते हैं कि आखिर हम ये इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस करते हैं तो इसको यूज कहां करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है बैटरीज में। द बैटरीज विच आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स को स्टार्ट करने के लिए जो बैटरीज यूज होती हैं वो गैल्वेनिक सेल के प्रिंसिपल पे काम करती हैं। इसके अलावा टॉयज के अंदर या फिर रनिंग कैलकुलेटर्स के अंदर भी हम केमिकल रिएक्शंस को यूज करते हैं और उससे हम बनाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां हमने कंप्लीट किया है हमारा टॉपिक 7.5, जिस टॉपिक में हमने पहले डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और अब हमने डिस्कस कर लिया है गैल्वेनिक सेल भी। इन सेल्स की कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सेल्स की कंस्ट्रक्शन और इनकी वर्किंग जरूर आनी चाहिए और डायग्राम खुद से ड्रॉ करना आना चाहिए। डायग्राम की लेबलिंग बहुत सेंसिटिव एरिया है क्योंकि डायग्राम की लेबलिंग यानी कि अटैचिंग ऑफ एनोड एंड कैथोड विद द बैटरी और उनको लेबल करना या फिर उनके अगर आप मटेरियल्स जिनसे वो मिलके बनते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं तो इट वुड बी ऑल्सो अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। इफ यू विल बी आस्क्ड टू राइट इट इन लॉन्ग क्वेश्चन you have to first define it, then you will write its principle, then you can write its construction की heading के अंदर ही आप इसकी डायग्राम बनाएंगे and then you will write its working। और वर्किंग में पहले आप इन्हें सेंटेंसेस की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे and then you have to mention all the equations with headings और उन हेडिंग्स के साथ आपको ये मेंशन करना है कि एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है और मेक श्योर कि वो एक्सप्लेनेटरी हो and at the last line you can write your conclusion। इस टॉपिक में से जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू विल एक्सप्लेन व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बताएंगे कि इट्स अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, इट कंसिस्ट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सपोर्टेड इन अ जेली टाइप मटेरियल। फिर आपको ये भी बताना है कि जो इसके एंड्स हैं यू शेप ट्यूब के वो सील हुए होते हैं विद द पोरस मटेरियल्स लाइक ग्लास वूल। ग्लास वूल बहुत कॉमनली यूज होता है टू सील दीज एंड्स। और फंक्शन सॉल्ट ब्रिज का ये है कि सॉल्ट ब्रिज विल कीप द सॉल्यूशंस ऑफ टू हाफ सेल्स न्यूट्रल बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे फॉर माइग्रेशन ऑफ आयंस। आयंस की माइग्रेशन कराएगा और उस माइग्रेशन से वो दोनों हाफ सेल्स के सॉल्यूशंस को क्या रखेगा, न्यूट्रल रखेगा। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, विच इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमने डिस्कस की है इसकी कंस्ट्रक्शन और साथ ही साथ वर्किंग इन डिटेल। और जिस सेल को हमने डिस्कस किया है वो है डेनियल सेल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।